हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में। जिस तरह से जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इंक्रीज़ होती जा रही है दिन ब दिन, उसी जो फूड की नेसेसिटी है उसको मैच करने के लिए जो फूड प्रोडक्शन है उसमें एनहांसमेंट की ज़रूरत है। और ये जो इसमें जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, प्लांट ब्रीडिंग में। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इनका बहुत बड़ा जो है रोल है इन इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से जो फूड का प्रोडक्शन है वो भी होना चाहिए ताकि सबको जो है खाना मिले। यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर टेक्निक है। ये सारी जो टेक्निक्स है वो यूज़ की जाती हैं फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन्स, एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहला है एनिमल हस्बेंड्री। तो पशुपालन जो है वो एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो, जिसमें कि पशु जो है प्रजनन और पशुपालन और पशुधन वृद्धि जो है ये कृषि की एक पद्धति है। इसमें बहुत सारी जो है ये वाइटल स्किल्स होती है फार्मर्स की, जिसमें एक निपुणता और वैज्ञानिकों के लिए ये एक कला है। किसानों के लिए निपुणता और वैज्ञानिकों के लिए क्या है, ये एक कला है, यानी आर्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड फार्मर्स के लिए स्किल है। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इसमें क्या होता है कि लाइव स्टॉक है, जैसे कि बफेलो है, गाय है, सुअर, घोड़ा, भैंस, भेड़, ऊंट आदि, ये जो है इनका प्रजनन और उनकी देखभाल होता है। ये होता है एनिमल हस्बेंड्री, जो कि जो ह्यूमंस हैं उनके लिए ये लाभप्रद होते हैं, इसलिए इनकी जो है देखभाल की जाती है। अगर इनको हम ब्रॉड उसमें देखें स्पेक्ट्रम में, तो इसमें जो है कुक्कुट और मत्स्य पालन भी जो है वो शामिल है। पोल्ट्री और जो फिशरीज़ हैं ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री में। फिशरीज़ में जो है उस मत्स्यिकी में क्या होता है कि जो मत्स्य हैं, मछलियाँ हैं, मृदुकवची, मोलस्क हैं, क्रस्टेशियंस हैं जैसे प्रॉन, क्रैब आदि, इनका पालन पोषण और उनको पकड़ना और बेचना आदि ये शामिल होता है। और पोल्ट्री में जो है जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनकी रियरिंग वगैरह होती है मीट के लिए और एग के लिए। बहुत प्राचीन काल से जो है मानव जो है मधुमक्खी, रेशमी कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊँट आदि का जो है वो उपयोग करता रहा है और इनके उत्पादों का जो है उपयोग करता रहा है। जैसे इनसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि जो है प्राप्त किए जाते थे। एक एस्टिमेट के अनुसार इंडिया और चाइना वर्ल्ड की टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का 70% यहाँ पे है, इंडिया और चाइना में। यानी 70% जो लाइव स्टॉक है वो कहाँ पर, इंडिया और चाइना में। लेकिन जो फार्म प्रोडक्शन में है ये सिर्फ 25% ही जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। 70% से सिर्फ 25% जो है वो प्रोड्यूस मिल रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पर यूनिट जो है वो बहुत कम है। इसी को एनहांस करने के लिए जो है टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। और 25% जो है इनका उत्पादों का योगदान है। यहाँ पे उत्पादकता की जो दर है वो बहुत कम है, क्योंकि हम अभी भी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं वो ही यूज़ कर रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग और केयर के लिए। तो हमें जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यहाँ पे अप्लाई करनी होगी टू अचीव द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है करना होगा ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो। फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। तो यहाँ पे जो है प्रोफेशनल अप्रोच जो है उसकी होनी चाहिए, उस व्यावसायिक पहुँच होनी चाहिए, जैसे हमारे खाद्य उत्पादन और को जो है और अधिक बढ़ावा मिल सके। इसमें है पहला है डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी फार्म प्रबंध। यहाँ पे डेयरी उद्योग में जो पशु प्रबंधन है तो उसमें एनिमल को जो है उसके मिल्क और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं बाकी के उसके लिए उसको वहाँ पे रखा जाता है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए काम आते हैं। इसमें जो है गाय, भैंस वगैरह जो है वो डेयरी एनिमल्स होते हैं, इनको जो है रखा जाता है। डेयरी फार्म प्रबंधन में हम उन संसाधनों और यंत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं जिसमें
दूध की गुणवत्ता में सुधार तथा उसका उत्पादन जो है वो बढ़ता है, यानी मिल्क यील्ड और उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। सो दूध उत्पादन मूल रूप से फॉर्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो इसलिए अच्छी नस्ल जो है, जैसे उच्च क्षमता प्राप्त करने वाली अच्छी नस्ल जो कि जलवायु परिस्थितियों के तहत का चयन यहाँ पे किया जाता है। जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है उनको यहाँ पे जो है चुन के रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो। सो यहाँ पे और उसके अलावा उनमें रोग के प्रतिरोधन की क्षमता भी को भी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर एनिमल बार बार बीमार होगा तो वो सही नहीं होगा। सो यहाँ पे अच्छी उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए पशुओं की जो है अच्छी देखभाल और उनके रहने का अच्छा घर और तथा पर्याप्त जल और रोग मुक्त वातावरण जो है वो अनिवार्य है, आवश्यक होता है। और उसके अलावा जो पशुओं को भोजन दिया जाता है वो भी उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए ये सब जो है। सो जो चारा है उसकी गुणवत्ता और मात्रा पर जो है यहाँ पे बल दिया जाता है। सो इसके अलावा जो दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण और उनके परिवहन के दौरान कड़ी सफाई तथा स्वास्थ्य, तो इसमें जो है पशुओं के डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर्स है, उनकी भी जो है यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो बीमार हो तो उनका इलाज किया जा सके और उनको बाकी के जो टीके वगैरह हैं वो लगाए जा सके। सो रेगुलरली जो है उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और साफ़ सफाई वगैरह की बहुत ध्यान रखना होता है। सो दूसरा है कुक्कुट फार्म प्रबंध, यानी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो इसमें जो डोमेस्टिकेटेड फाउल्स जो बर्ड्स हैं, जो जिन भोजन और उनके अंडों के लिए जो है यहाँ पे उनको पाला जाता है। तो प्राकृतिक रूप से इसमें जो है कुक्कुट, बतख और टर्की वगैरह आते हैं, गीज़ और ये सब आएंगे। तो कभी कभी टर्की और गीज़ भी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो पोल्ट्री है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? कुक्कुट के लिए, यानी जो चिकन है उसके लिए ही यूज़ की जाती है ये। सो यहाँ इनको जो है सिमिलर इनको भी जो है हाइजेनिक कंडीशंस में रखा जाना चाहिए ताकि ये हेल्दी रहें और इनमें जो है डिज़ीज़ ना हो। जैसे कि अभी बर्ड फ्लू जो है वो कभी जो है न्यूज़ में आ जाता है, सर्टेन जो सीजनल कंडीशंस में जो है सीजन्स में जो है बर्ड फ्लू बहुत न्यूज़ में रहता है। सो डेयरी उद्योग की भांति कुक्कुट फार्म प्रबंध के लिए भी उपयुक्त नस्लें, सही सुरक्षित फार्म की परिस्थितियाँ, सही आहार तथा जल और सफाई एवं स्वास्थ्य जो है वो महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पे जो है बर्ड फ्लू वायरस से ये प्रभावित हो सकते हैं और इसकी वजह से जो है जो चिकन है और जो अंडे हैं उनकी कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ दो जो है नस्लें दे रखी, ये एक डेयरी की है जर्सी गाय और ये है कुक्कुट लेगहॉर्न। तो ये हाईली प्रोडक्टिव जो है उसकी ब्रीड्स हैं। अब पशु प्रजनन यानी एनिमल ब्रीडिंग जो है वो कैसे की जाती है? तो पशु प्रजनन जो है पशुपालन का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, पहलू होता है। यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग जो है उसका एम होता है जो यील्ड है एनिमल की उसको इंक्रीज़ करना, उनमें जो है डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ लेके आना, ताकि जो हाई क्वालिटी वाले जो है हाई ब्रीड वाले हाई प्रोडक्टिविटी वाले जो है एनिमल्स हमको मिल सकें। तो यहाँ पे उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों को वांछित गुणवत्ता में सुधार करना होता है। तो यहाँ पे जो नस्ल है उससे क्या मतलब होता है कि पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षण हो, जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, वो एक नस्ल के कहलाते हैं। तो यहाँ इसमें जो है एक नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो हम उसे अंतर प्रजनन कहते हैं, यानी इनब्रीडिंग कहते हैं। और जब क्रॉस होता है दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में तो उसे हम आउटब्रीडिंग यानी बही प्रजनन कहते हैं। तो इनब्रीडिंग यानी अंतर प्रजनन में क्या होता है कि एक ही नस्ल के जो प्राणी हैं उनको यहाँ पे इंटरब्रीड किया जाता है। तो ये अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य जो है 4 से 6 पीढ़ियों तक संगम होना, 4 से 6 जनरेशन्स तक जो है उनके बीच में जो है ब्रीडिंग कराई जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो उस ब्रीड की इस स्ट्रैटेजी में ये होता है कि जो सुपीरियर मेल होता है और सुपीरियर फीमेल होता है उसी सेम ब्रीड का, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनका एक पेयर बनाया जाता है ताकि उनकी मेटिंग से जो प्रोजनी हो, जो ऑफस्प्रिंग मिले हमको, उनमें उसकी क्वालिटी हो, वो हायर ब्रीड के होंगे।
सो ऐसे संगम से जो संतति उत्पन्न होती है उसका संतति का मूल्यांकन किया जाता है और भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत ही उत्तम किस्म के नर और मादा की पहचान की जाती है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय अथवा भैंस हो, प्रति दुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है, और दूसरी ओर जो सांडों में श्रेष्ठ अन्य नरों की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न कर सकते हैं ये। सो जैसे कि मेंडल ने किया था होमोजाइगस वाला प्योर लाइन वाला एक्सपेरिमेंट, वही यहाँ पे भी किया जाता है। तो सेम जो है, सो इनब्रीडिंग से क्या होता है कि समयुग्मता को जो है यहाँ पे बढ़ावा मिलता है, यानी एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आते रहते हैं। तो इसमें जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। तो यहाँ जो इस इनब्रीडिंग के लिए हम क्या है कि शुद्ध वंशक्रम विकसित करना चाहते हैं, तभी जो है ये इनब्रीडिंग कराई जाती है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ किस्म के जीनों का संचयन में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में सहायता प्रदान करते हैं। सो ये जो तरीका है, यहाँ पे प्रत्येक पद पर चयन हो और वहाँ अंतर प्रजात व्यष्टि की जो है उत्पादकता वो बढ़ाती है। सो अंतर प्रजनन यदि लगातार सतत बनी रहे तो विशेषकर निकट अंतर प्रजनन से सामान्यतः जनन क्षमता और यहाँ तक कि उत्पादकता जो है वो घट जाती है, क्योंकि सेम जो है ब्रीड के, और तो यहाँ पे होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो ये अप्रोच जो है ये डिक्रीज़ कर देती है उनकी फर्टिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को। सो ये जो डिक्रीज़ हुआ है फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में, इसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, यानी अंतर प्रजनन अवसादन कहते हैं। तो यहाँ जो होमोजाइगोसिटी है उसे, सो ये जो है कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है इसमें, क्योंकि जो सेलेक्टेड एनिमल है जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन के, ये यहाँ पे जो है सुपीरियर एनिमल्स जो है जो सेम ब्रीड के, उनसे वो अनरिलेटेड होते हैं, असंबंध जो है वो होते हैं। तो श्रेष्ठ पशुओं से यहाँ पे संगम कराया जाए, इससे सामान्यतः जनन और क्षमता और उत्पादन दोनों जो है वो बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर हम जो एक हायर ब्रीड वाला एक सुपीरियर को चुने और एक थोड़े से इन्फीरियर को चुने, तो ये जो प्रोडक्टिविटी और जो फर्टिलिटी है इसको बनाए रखा जा सकता है। दूसरा है बही प्रजनन। तो बही प्रजनन, इसमें क्या होता है कि बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन ही जो है वो आउटब्रीडिंग का कहलाता है। यहाँ इसमें जो इंडिविजुअल हैं वो सेम ब्रीड के होंगे, लेकिन एक ही नस्ल के होंगे, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो समान नहीं होने चाहिए। यानी कि 4 से 6 जो है जनरेशन में उनकी जो है पूर्वज समान ना हो, तो यहाँ पे करवाई जा सकती है। इसके अलावा भिन्न प्रजातियाँ हैं उनमें अंतर विशिष्ट संकरण की जो है वेष्टियाँ भाग लेती है। यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो करवाया जा सकता है। आउट क्रॉसिंग जो है बही संकरण, इसमें एक ही नस्ल के जो पशु हैं उनमें संगम की क्रिया की करवाई जाती है। ये 4 से 6 पीढ़ियों तक जो है समान वंशावली में उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए इनके, यानी सेम जो है वो इनकी कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए किसी भी साइड से। सो इस के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह बही संकरण कहलाती है, यानी क्रॉस ब्रीड एनिमल्स वो कहलाते हैं। सो ये यहाँ पे जो है क्या किया जाता है कि बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है कि वो एनिमल्स जो बिलो एवरेज हो प्रोडक्टिविटी में इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल एक्सेट्रा, पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ ये मानी जाती है, जिनकी उत्पादकता जो है उत्पादन क्षमता तथा मांस दही दर जो है वो औसत से कम होती है, तो उनके लिए आउट क्रॉसिंग जो है वो बेस्ट होती है। सो एकल बही संकरण से बहुधा अंतर प्रजनन अवसादन जो है वो समाप्त हो जाता है, यानी इन ब्रीडिंग जो डिप्रेशन था वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है सिंगल आउट क्रॉस से। फिर है संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग। तो इस मेथड में क्या होता है कि सुपीरियर मेल जो है एक ब्रीड का लिए जाता है और सुपीरियर फीमेल जो है वो दूसरी ब्रीड की ली जाती है, यानी एक नस्ल का श्रेष्ठ नर और दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा जो है ली जाती है। फिर इनमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है और फिर दोनों की जो कंबाइंड क्वालिटीज़ है वो प्रोजेनी में आ जाती है, जो हाइब्रिड्स हैं उनमें आ जाती है। सो संतति संकर पशुओं का प्रयोग जो है व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जाता है। जो हाइब्रिड्स हैं उनका उपयोग जो है यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए किया जाता है।
और इनका प्रयोग अंतःप्रजनन के किसी रूप एवं चयन के विकल्पी रूप में विकसित हो सकते हैं। यानी इनको जो है हम यूज़ कर सकते हैं वापस जो है इन ब्रीडिंग और जो सिलेक्शन है डेवलपमेंट टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स, उसके लिए ये सुपीरियर ब्रीड जो है हमको मिल जाएंगी, क्योंकि हमने सुपीरियर जो है मेल फीमेल लिए, तो उनके ऑफस्प्रिंग भी जो है वो उसी क्वालिटी के होंगे। इसी विधि से पशुओं की अनेक नई नस्लों का विकास हुआ। जैसे हिसरडेल भेड़ जो है उसको पंजाब का उसमें उसका जो विकास है वो पंजाब में किया गया है। बीकानेरी एवीज जो मादा भेड़, बीकानेरी मादा भेड़ और मरीनो रैम्स यानी जो मेढ़ा है मरीनो, उसको क्रॉस करा के और ये हाइब्रिड बनाई गई है हिसारडेल। अब लास्ट है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन यानी अंतःविशिष्ट संकरण। तो यहाँ पे इस मेथड में क्या होता है कि मेल और फीमेल लिए जाते हैं दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ के। इस विधि में दो विभिन्न प्रजातियों के नर और मादा पशुओं के मध्य जो है संगम कराया जाता है। तो यहाँ पे इनकी जो संतति होती है उसमें जो है कंबाइंड डिज़ायरेबल फीचर्स आते हैं दोनों पेरेंट्स के। तो ये हो सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू के, जैसे कि म्यूल जो है, खच्चर जो है वो बनाया जाता है इसी तरीके से। तो आर्थिक महत्व होता है उनका, तो खच्चर, तो खच्चर जो है इसमें डोंकी जो है वो मेल का लिए जाता है और फीमेल हॉर्स ली जाती है और उनकी ब्रीडिंग की कराई जाती है और उससे जो है खच्चर बनता है। ये एक म्यूल की फ़ोटो है यहाँ पे। उसके बाद कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे वो रिलेटेड होते हैं किससे? कृत्रिम वीर्य सेचन से, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। यहाँ पे नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया जाता है। इसमें जो सीमन है वो कलेक्ट किया जाता है मेल से और उसको एक जनक के रूप में जो है जिसको हमने चुना है उससे सीमन लिया जाता है। फिर उसको जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसके अलावा ये जो सीमन है इसको इमीडिएटली भी यूज़ किया जा सकता है और इसको फ्रीज़ करके भी रखा जा सकता है ताकि ये बाद में जो है वो यूज़ किया जा सके। इसका तुरंत उपयोग किया जाना चाहिए या फिर इसे हिमीकृत कर बाद में उपयोग में लिया जाना चाहिए। तो इसे हिमीकृत रूप में वहाँ से अभिगमित किया जा सकता है जहाँ पे जो मादा है वो रहती है, वहाँ जो है फिर वहाँ जो है इसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो प्रॉब्लम है नॉर्मल मेटिंग की उसे दूर किया जा सकता है। ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है ये इसके जो रिज़ल्ट्स है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, यानी बहुत लो इसकी जो है रिज़ल्ट है इसके। जो कृत्रिम वीर्य सेचन की क्रिया को अपनाया जाता है फिर भी बहुधा परिपक्व नरों और मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण की दर से ये मिलने वाली सफलता से कुछ कम ही होती है यहाँ पे, यानी लो जो है प्रोडक्टिविटी मिलती है हमको यहाँ पे। इस चांस को इम्प्रूव करने के लिए और भी जो हाइब्रिड्स बनाने के जो प्रोसेस हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इस तकनीक से गौ पशुओं में सुधार का ये एक कार्यक्रम है। इसमें एक गाय में जो है पुट्टक परिपक्वन और उच्च अंडोत्सर्जन को जो है प्रेरित करने के लिए यहाँ पे उसको जो हार्मोन्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जैसे FSH जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है कि जो फॉलिकुलर मैचुरेशन है उसको इंड्यूस करता है और सुपर ओव्यूलेशन को जो है रिजल्ट होता है, इसमें सुपर ओव्यूलेशन होता है, यानी एक साथ जो है बहुत सारे अंडे जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रति चक्र में एक अंडे की तुलना में जो है 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं, यानी एक साइकिल में नॉर्मली जो है सिर्फ एक ही एग निकलेगा, लेकिन इस ट्रीटमेंट से एक ओव्यूलेशन में जो है 6 से 8 अंडे आएंगे। फिर इसको जो है पशु को या तो सर्वोत्कृष्ट सांड अथवा कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा संगमित कराया जाता है। यहाँ पे 8 से 32 कोशिका अवस्था वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनियुक्ति मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है और आनुवांशिक जो मादा है उसकी जेनेटिक जो मदर है वो फिर से रेडी होती है दूसरे जो है सुपर ओव्यूलेशन के राउंड के लिए। तो इस टेक्निक है इससे जो कैटल है
गौ पशु है, भेड़ है, खरगोश, भैंस, घोड़ी आदि में जो है ये प्रदर्शित, ये सक्सेसफुली जो है डेमोन्स्ट्रेटेड किया जा चुका है। तो इसको प्रदर्शित किया जा चुका है और इससे क्या होता है कि हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स जो है फीमेल की एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स जो है वो सक्सेसफुली ब्रीड करते हैं टू इंक्रीज द हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम। अल्पकाल में जो है बड़ी संख्या में गौ पशु यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार, आरपीएससी ज्ञान अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ। ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। जी हाँ, अब एसएससी की तैयारी करना हुआ और भी आसान। ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, click on pay you money and pay ₹9 via mode of your choice and enjoy the test series for 1 week.